हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अभी तक अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहां देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं मैंने जो उनमें बताई हैं। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर कैसे करते हैं वो सब इसमें सीख रहे हैं। एक मेथड हमने पहले भी सीख लिया है जो जिसका नाम है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, देखिए अब जो नया मेथड है वो है हमारा सबसे पहले कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अभी हमें ये जानना जरूरी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझिए। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर उसका चेक करना है कि वो फर्स्ट ऑर्डर की होनी चाहिए। इज सेड टू बी लीनियर, वो लीनियर कहलाएगी इफ द डिग्री ऑफ डेरिवेटिव एंड ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1। दैट इज जो डिग्री होती है यानी पावर जो होती है डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx की और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है y, उन दोनों की पावर 1 होनी चाहिए एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी इस जैसा जैसे y dy dx इस टाइप का भी उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या डेफिनेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन है। किस तरह से हम उसको एक नोट भी डाल लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर ऑफ dy dx एंड ऑफ y इज ओनली 1। कितनी पावर होती है? 1, पहली बात तो। दूसरी, देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन बिटवीन y एंड dy dx। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। दैट इज y dy dx, इस टाइप का कुछ भी मल्टीप्लाई तुम्हें नहीं होना चाहिए उसमें। dy dx और y की डिग्री 1 होनी चाहिए और इस तरीके की कोई भी मल्टीप्लिकेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। तो वैसी जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूं इसका एग्जाम्पल, तो कुछ इस टाइप से होगा कि dy dx प्लस y sin x इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि dy dx और y इन दोनों की डिग्री कितनी है? यहाँ पर 1 है, y की पावर 1 है, dy dx की पावर 1 है, और यहाँ पर y dy dx ऐसी कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगी? तुम्हारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाएगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये हो गया तुम्हारा पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, dy dx प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? देखिए dy ओवर dx की पावर आप देख सकते हैं कितनी है, यहाँ पर 1 है, ये रही आपके सामने 1 पावर है इसकी। लेकिन y की पावर कितनी है? 2। y की पावर कितनी है? 2। तो ये y की पावर तो 1 होनी चाहिए थी, इसलिए ये लीनियर नहीं है। ठीक है, और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एक्स वाई dy dx प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स y इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्या ये लीनियर है या नहीं है? देखिए लीनियर हमें चेक करने के लिए अभी देखना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर मैं इस y को हटा भी दूं, चलो मैं हटा के देखता हूं, तो x dy ओवर dx यहाँ से कितना हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि y से मैंने पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया? डिवाइड, और इक्वल टू y। ठीक है, तो क्या ये लीनियर हो गई? देखिए dy ओवर dx की यहाँ पावर कितनी है? 1। यहाँ तो y है ही नहीं, और यहाँ y स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? y की पावर जब डिवाइड कर देंगे y से तो y बचेगा, तो ये लीनियर तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, ये लीनियर हो जाएगी। अभी दिखने में यहाँ से लीनियर नहीं दिख रही थी ये, लेकिन अब लीनियर हो गई क्योंकि मैंने क्या किया? y से डिवाइड कर दिया। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट कर दी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो आराम से उसको सोच समझ के ही डिसाइड करना है कि वो लीनियर है या नहीं है। ऐसे ही अगर x y dy dx प्लस साइन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर हो, तब क्या होगा? क्या ये लीनियर होगी या नहीं होगी? तो y से डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो
तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स डी वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स ओवर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ वाई। अब यहाँ पर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन एक्स वाई की पावर -1 इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर y की डिग्री तो कितनी होनी चाहिए थी, y की डिग्री होनी चाहिए थी ओनली 1, लेकिन यहाँ y की डिग्री कितनी आ गई -1, तो ये लीनियर नहीं होगी। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, देखिए ये होगी तुम्हारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन। अब जो इस पे क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मेथड हमको सीखना है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, देखिए एक नोट ये भी डाल लीजिए आप, जनरल फॉर्म जो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की, जहां y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरह से मिलेगी तुम्हें कहीं भी, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां कैपिटल P और कैपिटल Q क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली, x की फंक्शन होनी चाहिए। ठीक है ना, तो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, मेथड फॉर सॉल्विंग, मेथड फॉर सॉल्विंग। देखिए मेथड, अगर सबसे पहले जो भी तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो उसको कंपेयर करो, कंपेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये जो तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट है इससे कंपेयर करो, तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेंगी वहां से, कैपिटल P और कैपिटल Q की। देन you will get the value of कैपिटल P एंड Q। जब तुम्हें कैपिटल P और कैपिटल Q की वैल्यू मिल जाएंगी उसके बाद तुमको फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, स्टेप डालने की जरूरत नहीं है बट स्टेप डाल के करोगे तो और अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, इजीली समझने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप रहेगा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए तुमको e की पावर यहाँ इंटीग्रेशन p dx, ठीक है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो e की पावर p dx, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, देन सेकंड स्टेप में इसका सॉल्यूशन, सेकंड स्टेप इस तरह से होगा सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आएगी उससे y की मल्टीप्लाई कर देनी है, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन q, जो q फंक्शन है तुम्हारी, ठीक है ना, q फंक्शन, ये वाली q फंक्शन, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन और प्लस एक कांस्टेंट c ऐड कर देना है। ठीक है ना, कांस्टेंट तुम कुछ भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि c ही ऐड करो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है ना, जहां पर y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मैं इसी पर अभी क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ये आ गया तुम्हारे सामने क्वेश्चन, dy ओवर dx प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, देन जो मेथड है सॉल्व करने का, देन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो देखिए y का कोफिशिएंट वहां कितना है, 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पर p है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ कि p इक्वल टू आ गया हमारा 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, और q इक्वल टू कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, p और q की वैल्यू मिलने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में i डॉट एफ, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से लिख लेते हैं। तो e की पावर हो जाएगा p dx, ये कितना हो जाएगा, e की पावर p की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स क्यूब और dx। तो मैं ऊपर वाला इंटीग्रेशन ध्यान देना, बस e की पावर में तो इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से, अगर मैं ऊपर वाले इंटीग्रेशन को पहले कैलकुलेट कर लूं, यानी मुझे इंटीग्रेशन क्या कैलकुलेट करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है ये 3x² अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए i मान ली, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं मान लेता हूं कि 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू टी। ये आपने पहले 12th क्लास में सब कर रखे हैं, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो 1 का हो जाएगा 0, यहाँ पावर आगे 3x², x का dx और इधर dt, t का कितना हो जाएगा dt, यानी 3x² dx की जगह हम dt लिख देंगे, और 1 प्लस एक्स क्यूब जगह हमने क्या माना था t, ठीक है ना। हमने सपोज किया कि 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू टी, ये हो जाएगा तुम्हारा dt, 3x² dx इक्वल टू dt and 1 plus x cube equal to t, then it is equal to log t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हमें निकालना है, तो ऊपर वाला इंटीग्रेशन तो हमने सॉल्व कर लिया, ऊपर वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है log t, और t की वैल्यू रख दूं मैं, तो ये जाएगा log 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तुम्हारा, ये था e की पावर कितना था, e की पावर 3x² अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx, और ये ऊपर वाला इंटीग्रेशन है, इसकी पूरे की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट करी है। ये कितनी वैल्यू है इसकी, ये रही तुम्हारे सामने, यानी ये आ जाएगा e की पावर log 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, अगर e की पावर कहीं log a लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है a, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स क्यूब, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तुम्हारा 1 प्लस एक्स क्यूब। उसके बाद सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आप रख दीजिए y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू, देखिए q की वैल्यू कितनी थी, q की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, कितनी है sin स्क्वायर x ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब, sin स्क्वायर x ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अभी तुमने कैलकुलेट की है, वो है 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब एंड देन dx प्लस c। ये 1 प्लस एक्स क्यूब से 1 प्लस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस c। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है क्या, कि cos 2x इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इस साइड में ले आओ और इसको इस साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस cos 2x और 2 से डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ब्रैकेट 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो उसको, प्लस 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन 2। ये आपको फॉर्मूले इंटीग्रेशन के बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, तभी तुम डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करोगे इनको सॉल्व करने में, क्योंकि इंटीग्रेशन तो बहुत जरूरी है। ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ये किसके इक्वल चल रहा था, y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया है। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन एक करने जा रहा हूँ, ये तुम्हारा dy ओवर dx प्लस 3y अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। सबसे पहले इस इक्वेशन को फर्स्ट एंड देन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू क्यूब, ये होगी तुम्हारी इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इधर देखूं तो y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 3 अपॉन एक्स, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन एक्स, ठीक है। उसके बाद जो q की वैल्यू है वो आ जाएगी तुम्हारी 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। ये p और q निकालने के बाद तुम्हें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर p dx। तो तुम्हें सबसे पहले ये साइड में निकाल लेना है कि इंटीग्रेशन ऑफ p dx कितना आएगा। तो p कितना है? ये है तुम्हारा 3/x dx। 3 बाहर आ जाएगा जो कि कांस्टेंट है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है वो आप जानते हैं, ये होता है log x। तो ये हो जाएगा 3 log x। देखिए इसको ठीक फॉर्म में लिख लेता हूं। जब पावर आगे होती है आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि अगर a log b है, दिस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है a log b इक्वल टू होता है log b की पावर a। ठीक है, तो यहां से पावर में चला जाएगा ये हो जाएगा log x की पावर 3। ठीक है, तो ये p dx की वैल्यू मैंने निकाल दी है log x की पावर 3। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तुम्हारा e की पावर जो है p dx, ये है तुम्हारा a की पावर, यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन तो कर दिया है। यहाँ बचेगा तुम्हारा log x क्यूब। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर a की पावर log a लिखा हो तो उसकी वैल्यू होती है a। तो यहाँ पर a की जगह कितना है x क्यूब, तो यहाँ बचेगा x क्यूब। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारे पास आ गया है। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन किस तरह से होगा? सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट c, यानी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है x क्यूब इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है? देखिए q की वैल्यू है 1/x की पावर 4। ये है तुम्हारा 1/x की पावर 4 और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? x क्यूब। ये हो जाएगा dx प्लस c। यहां से मैं देखूं तो 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे पावर बचेगी x की पावर 1 dx प्लस c। 1/x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है? log x और प्लस कांस्टेंट c। यहाँ चल रहा है तुम्हारा लेफ्ट में y x क्यूब। ये क्या आ गया तुम्हारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। इसी तरह से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलिए मैं एक और क्वेश्चन और करता हूँ। ये है तुम्हारा cos स्क्वायर x dy dx प्लस y इक्वल टू 10x। देखिए अभी तक अगर मैं इसको कंपेयर करूं, क्या मैं इससे कंपेयर कर सकता हूं? इसको कंपेयर विद dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इससे कंपेयर करने के लिए मुझे इसमें क्या चेंज करना होगा? dy ओवर dx का क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट यहाँ से cos स्क्वायर x को हटाना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर x में पूरी तरह से क्या कर दूं? पूरे दोनों साइड डिवाइड कर दूं। तो यहाँ पर dy dx बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? सॉरी प्लस आएगा, ये हो जाएगा प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू 10x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट। अब ये ना बन के इसको हटा देते हैं, तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई ये। ठीक है, तो कंपेयर विद इक्वेशन फर्स्ट, तो कंपेयर करेंगे इससे dy dx। तो यहां से हमें y का कोफिशिएंट कितना मिला? तो ये p की वैल्यू आ जाएगी 1/cos स्क्वायर x और 1/cos स्क्वायर x कितना होता है? sec स्क्वायर x। और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10x अपॉन cos स्क्वायर x, यानी 10x इंटू sec स्क्वायर x। 1/cos स्क्वायर x को ऊपर ले गए तो sec स्क्वायर x लिख गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला है वो लगाइए। ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का e की पावर p dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, p का इंटीग्रेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ x। देखिए सबसे पहले मैं साइड में इसको कैलकुलेट कर लेता हूं कि p dx कितना आएगा। तो p dx ये आएगा तुम्हारा, p की वैल्यू कितनी है? sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10x। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा e की पावर 10x। ये क्या आ गया तुम्हारा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद यहां से तुम्हें निकालना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखिए y इंटू ई की पावर ये हो जाएगा 10x इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू आप ऊपर से देखिए 10x अपॉन सेक कॉस स्क्वायर x या फिर 10x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10x इंटू सेक स्क्वायर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e की पावर 10x और dx प्लस c। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो इंटीग्रेशन करना है ना x के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10x को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं। 10x को मान लिया t, तो 10x का डिफरेंशिएशन यानी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर जो sec स्क्वायर x और dx है इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूं dt, और जहां भी 10x है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दूं t। ओनली इन दिस साइड, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ही तो इंटीग्रेशन करना है मुझे, लेफ्ट को अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तो y ये हो जाएगा e की पावर 10x इक्वल टू, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन ही राइट हैंड साइड में करना है, इधर तो इंटीग्रेशन करना नहीं है। 10x की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा t, और sec स्क्वायर x dx की जगह dt, लेकिन यहाँ पर e की पावर 10x है तो ये कितना बच जाएगा e की पावर t, और sec स्क्वायर x dx की जगह आ जाएगा तुम्हारा dt, और प्लस में एक कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, अब देखिए t e की पावर t dt, यहाँ तुम इंटीग्रेशन करोगे कौन से फॉर्मूले से, आइलेट से। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सी रहेगी, ये आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है तो उसको सेकंड फंक्शन, और बाकी जो फंक्शन है उसको फर्स्ट मान लेंगे। तो t फंक्शन एज इट इज, सेकंड का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी e की पावर t, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, और प्लस में एक कांस्टेंट चल रहा है, ये हो जाएगा t e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और प्लस कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 10x इंटू e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस एक कांस्टेंट c, और यहाँ y इंटू e की पावर 10x। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। तो इस तरह से तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। चलिए मैं एक और क्वेश्चन और कर देता हूँ। एक क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा सॉल्व द इक्वेशन x dy ओवर dx माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस 1 एंड प्रूव दैट द ओनली सॉल्यूशन वेयर x एंड y कैन अटेन यूनिटी, जहां x और y दोनों कितने हैं 1 हो, इज गिवन बाय दिस। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन उसने वो कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से निकालने को बोला है, उस ऐसा सॉल्यूशन निकालो जहां x और y दोनों 1 हो। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जब x बराबर 1 हो तो y बराबर भी 1 हो, ऐसा सॉल्यूशन निकालो। तो इस कंडीशन से मैं क्या निकाल लूंगा, इस कंडीशन से मैं c की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है। अब सबसे पहले सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करें, तो सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिख रही है कि ये जो इक्वेशन है किस टाइप की है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की है, तो सबसे पहले मुझे इसको p और q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए x dy dx माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस 1। क्या ये सबसे पहले यहाँ dy ओवर dx का कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, तो x से डिवाइड कर देता हूँ मैं, dy ओवर dx, यहाँ कितना बचेगा y अपॉन 2x, यहाँ कितना बचेगा x प्लस 1 अपॉन x। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर विद dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कैपिटल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल P की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन 2x, और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस 1 अपॉन x। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इक्वल टू e की पावर p dx। ठीक है, p dx को कैलकुलेट अलग कर लेते हैं। p dx, p की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 2x, और dx -1 अपॉन 2 को बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन हमें किसका करना है 1 अपॉन x का। ये -1 अपॉन 2 बाहर आ गया,
1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, हमें पता है कि log x होता है। तो ये तुम्हारा किसकी वैल्यू आ गई। अब पावर में हम इसको ले जा सकते हैं, पावर जब भी इस तरह से आ जाए a log b, तो ये कितना होता है log b की पावर a, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा log x की पावर -1/2, ठीक है। log x की पावर -1/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं √x, 1 अपॉन √x, क्योंकि x की पावर 1/2 कितना होता है √x, तो x की पावर -1/2 कितना होगा 1 अपॉन √x। देखिए ये क्या आ गया तुम्हारा pdx, ये किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी pdx की। अब हमें क्या निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e की पावर pdx, और ये कितना आया है, ये आता है log, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन हटाना पड़ेगा, pdx इंटीग्रेशन की तो वैल्यू हमने निकाल ली ना, log 1 अपॉन √x, तो ये आ गया log 1 अपॉन √x। अब यहाँ पर फिर दोबारा वही फॉर्मूला, a की पावर कहीं log a लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू a होती है, यानी जो log के साथ होता है सिर्फ वही आ जाएगा, यानी 1 अपॉन √x। अब देखिए सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है 1 अपॉन √x, q की वैल्यू ऊपर से हम निकाल लेंगे, q की वैल्यू कितनी है x प्लस 1 अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन में x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √x dx प्लस c, तो यहां से ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 1 अपॉन, ये x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1/2, तो x की पावर कितनी बचेगी, ये हो जाएगी 3/2, 1 प्लस 1/2 पावर जुड़ जाएंगी तो 3/2, ये हो जाएगा प्लस c। अब x की इसको दोनों को सेपरेट कर देते हैं, यानी इसको इस तरह से लिख देता हूं मैं, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3/2। इस पावर को यहाँ पूरी जो नीचे टर्म है डिनोमिनेटर में, इसको इसके साथ ले गए, एक बार इसको इसके साथ ले गए प्लस c। तो यहाँ से ऊपर पावर x की पावर 1 है, नीचे 3/2 है, तो टोटल पावर कितनी बचेगी ऊपर जाके 1 माइनस 3/2 यानी -1/2, और यहाँ कितनी बचेगी x की पावर -3/2। अब पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं dx प्लस c। देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद पावर कितनी हो जाती है, 1 बढ़ जाती है, तो जब x की पावर -1/2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी x की पावर 1/2, और जितनी ऊपर पावर आई उतनी ही नीचे लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर x की पावर -3/2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा -1/2, और नीचे जितनी पावर आई उतनी लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ एक कांस्टेंट c, ये आ गया तुम्हारा सॉल्यूशन y इंटू √x। √x की मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2, और x की पावर 1/2, और ये अंडर यानी x की पावर ये भी 1/2, यहाँ ये -1/2 ऊपर जाके हो जाएगा -2। x की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई जब x की पावर -1/2 से करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ c x की पावर 1/2। देखिए ये कितना हो जाएगा y, x की पावर 1/2 x की पावर 1/2, ये हो जाएगा 2x माइनस यहाँ 1/2 -1/2 कैंसिल आउट, x की पावर 0 बचेगी, और x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसका वही रहेगा, प्लस यहाँ बचेगा c x की पावर 1/2। ये आ गया तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन इसने हमसे जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा, ये आ गया तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना था 1। जब डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उतने ही सॉल्यूशन में उसके पास कांस्टेंट आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन उसका जनरल सॉल्यूशन। लेकिन ये कह रहा है जनरल सॉल्यूशन नहीं, मुझे वो सॉल्यूशन बताओ और प्रूफ करो कि वो सॉल्यूशन ये होगा। कौन सा, ये होगा, ये वाला सॉल्यूशन होगा। लेकिन कब, जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, यानी x एंड y कैन अटेन यूनिटी वहां पर। तो हमको क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है। तो y इक्वल टू 1, यहाँ x इक्वल टू 1, तो 2 - 2 प्लस c, यहाँ c की x की पावर 1/2 यानी 1 की पावर 1/2 1,
तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, c की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन बन जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 2 प्लस x की पावर 1/2। ठीक है, देखिए यही तुम्हारा 2x माइनस 2 प्लस x की पावर 1/2, यही तुम्हारा सॉल्यूशन है। तो ये प्रूव करने के लिए बोला था, क्वेश्चन अच्छा है, कांस्टेंट निकालने के लिए इनडायरेक्टली वे में इसने लैंग्वेज की फॉर्म में बोला है। ठीक है, अभी आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हर साल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, अगली वीडियो में मैं हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। अभी तक आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, थोड़ा अपना फीडबैक देना मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर ऑल दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड all the students of engineering. Thank you so much.